फटाफट अपने डाउट्स बताते चलो। सर लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर से। एससी वर्मा में पहले। हाँ हाँ। एससीवी में लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स से बोलो कौन कौन। क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला। थर्ड और बोलो। एक मिनट। सारे डाउट्स तुम लोग लिखा दो किस चैप्टर के कौन से क्वेश्चन नंबर है, फिर एक ही बार स्टार्ट करता हूँ। सर एक 22 वाला। 22 हाँ और एक ये भी था 17 वाला। कौन सा? 17 वाला। 17th। और बोलो इस चैप्टर में और किसी का कुछ। ठीक है, तो बाकी तुम लोग ढूंढते रहो, तब तक ये तीनों मैं करता हूँ। सर कैलोरीमेट्री से ठीक है, कैलोरीमेट्री भी करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स में से। सर उसमें मुझे पहला हो गया पार्ट, सेकंड थर्ड वाला। हम देखते हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड सब बताता हूँ। लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्वेश्चन नंबर 3 यही वाला ना। हाँ यही वाला। वो 100 kg ब्लॉक बेल्ट पे है वो वाला ना। हाँ सर बोलो। ठीक है। सो लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 देखो। A 100 kg block has started with a speed 2 meters per second on a long rough belt kept fixed on a horizontal position. The coefficient of kinetic friction between block and belt 0.2. Calculate the change in internal energy of the block belt system as the block come to a stop on the belt. तो A part पहले देखो. Work done by friction is equal to change in kinetic energy. हाँ सर। That is half m u square. यस सर। That is half into 100 into 2 का स्क्वायर ऐसा। यस। तो ये हो गया 200 जूल। तो ये जो वर्क किया ये कौन किया? फ्रिक्शन किया। फ्रिक्शन कौन लगाया? बेल्ट। बेल्ट लगाया है ना। यस सर। तो ये जो ब्लॉक बेल्ट सिस्टम हो गया, ब्लॉक और बेल्ट दोनों मिला के, हाँ। तो ये तो बेल्ट लगाया। हाँ सर। तो ब्लॉक और बेल्ट दोनों सिस्टम मिला के इतने एनर्जी का लॉस हुआ। यस। तो वो एनर्जी कहाँ जाएगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हाँ। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ब्लॉक प्लस बेल्ट सिस्टम, एक्चुअल में क्या होगा कि ये तो हीट में लॉस होगा ना, ये एनर्जी गर्म होगा। हाँ हाँ। तो वो हीट में जो लॉस होगा वो हीट कहाँ जाएगा? इसके इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगा, दैट इज 200 जूल। ये हो गया फर्स्ट। सर ऐसे ही देखने जाए तो फिर माइनस होगा ना वर्क डन का, क्योंकि वो मूवमेंट को अपोज कर रहा है। हाँ, वर्क डन बाय फ्रिक्शन माइनस होगा। वर्क डन बाय फ्रिक्शन माइनस होगा। ओके सर। है ना, वर्क डन बाय फ्रिक्शन माइनस होगा। माइनस मतलब हाँ इतना एनर्जी का लॉस हुआ। तो ये लॉस हुआ हाँ कहाँ गया? हीट में गया। वो हीट किसको मिला? बेल्ट को मिला, बेल्ट ब्लॉक दोनों को मिला। जैसे हम ये दोनों हाथ ऐसे ऐसे करते हैं, गर्म होता है, तो ये हीट किसको मिलता है? इसी दोनों को मिला। तो इसका टेम्परेचर हाँ। चेंज हुआ, यस इसका इंटरनल एनर्जी चेंज हुआ। यस सर। अच्छा, second, consider the situation from a frame of reference moving with 2 meters per second along the initial velocity of block.
as seen from this frame, the block is gently put on a moving belt in due. तो वही कहानी है, इसमें क्या हो गया, इस फ्रेम से देखेंगे तो ब्लॉक की स्पीड 0 और मुझे बेल्ट 2 मीटर पर सेकेंड से मूव करता हुआ दिखाई देगा, हाँ सर, है ना। हाँ तो सेम ही हो जाएगा। तो इसमें मतलब सेम है, आई बात समझ में। तो हाँ सर, इसका भी आंसर 200 जूल होगा। यस सर। थर्ड में क्या पूछा है, फाइंड द वर्क डन इन दिस फ्रेम बाय एक्सटर्नल फोर्स होल्डिंग द बेल्ट। अच्छा, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स लगाने की जरूरत क्यों होगी, फ्रिक्शन की वजह से। हाँ F external is exactly equal to friction, यस, है ना, क्योंकि अदरवाइज स्पीड तो कम होना चाहिए ना बेल्ट का। हाँ यस सर। तो बेल्ट अगर 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और ब्लॉक उस पर रुक गया है चलते चलते, इस फ्रेम में ये कहानी है। देखो ऊपर वाले फ्रेम में क्या कहानी है, ब्लॉक चल रहा था और फ्रिक्शन की वजह से रुक गया था, पार्ट ए में। हाँ पार्ट बी में क्या था कि बेल्ट चल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन बेल्ट और ब्लॉक का फ्रिक्शन फोर्स बेल्ट पर लगेगा तो बेल्ट कांस्टेंट स्पीड से नहीं चल सकता ना, मतलब नहीं उसको सर। बैलेंस करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स लगा है फ्रिक्शन का। हाँ तो वर्क डन बाय दिस एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, डेल्टा यू, जो कि इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम चेंज हुआ है, प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो दैट इज हाँ 200 प्लस 200, दैट इज 400 जूल। ऐसा कुछ है आंसर, हाँ सर, यही। पक्का समझ आया। हाँ ठीक है, नेक्स्ट इज 17th वन। तुम लोग कॉपी करो तो मैं 17th क्वेश्चन ढूंढूं। 17th, हाँ मिल गया। लिखते भी चलो साथ साथ, तो क्या है कि ज्यादा टाइम मिलेगा क्वेश्चन पूछने को, फास्ट होगा थोड़ा। ये है सर 1 मिनट ऊपर करोगे? ये है क्वेश्चन नंबर 17। लिख लो जल्दी। सर, तो एक्सटर्नल जो वर्क करेगा वो थोड़ा सिस्टम अपने अंदर ले लेगा और फिर बाकी फ्रिक्शन के अपोज करने में हाँ, यूज करेगा। एक्सटर्नल फोर्स क्या किया, बेल्ट को होल्ड करने में किया। बेल्ट को होल्ड क्यों करना पड़ा, क्योंकि फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क हुआ। हाँ तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो हो रहा है ब्लॉक के ऊपर, प्लस यस। इंटरनल एनर्जी जो ब्लॉक सिस्टम का इंक्रीज हो रहा है, ये दोनों का सम इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। हाँ सर। हो गया या लिखना है ऊपर वाला। हो गया सर। आगे बढ़ो। 17 देखो, कंसीडर अ साइक्लिक प्रोसेस ABCDA, okay, 2 mole ideal gas, total 1200 joule is heat is withdrawn, so Q is minus 1200 joules। विड्रॉ हुआ मतलब माइनस है ना। तो इसमें मुझे वर्क डन ढूंढना है, बट वर्क डन टोटल नहीं, वर्क डन ड्यूरिंग पार्ट BC ऐसा पूछा है।
ठीक है, सो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ, सॉरी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, Q is equal to W plus delta U. So minus 1200 is equal to W cyclic plus delta U cyclic. Delta U cyclic तो हमेशा 0 होता है, Zero होता है। Yes, sir. Yes. तो वर्क डन इन AB plus work done in BC plus work done in CA plus 0 is minus 1200. Yes. अच्छा, उसमें C2A आइसोकोरिक प्रोसेस है, देखो वॉल्यूम कांस्टेंट हाँ सर। है ना, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब वर्क डन 0 होगा। Yes sir. A to B, V is proportional to T, VT डायग्राम ओरिजिन से पास कर रहा है, मतलब V is proportional to T, बोलो। हाँ सर. तो V is proportional to T मतलब कौन सा प्रोसेस हुआ, आइसोबारिक. आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट हो गया ना। हाँ सर, चाल. हाँ सर, स्लोप V/T कांस्टेंट. हाँ, B to C नहीं मालूम, यही कहानी है। यस सर. तो वर्क डन A to B P डेल्टा V, वर्क डन B to C नहीं मालूम, वर्क डन C to A 0, ठीक है। हाँ सर. P डेल्टा V को हम लिख सकते हैं NR डेल्टा T प्लस WBC, NR डेल्टा T, सो NR फाइनल टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर एट B माइनस टेम्परेचर एट A, यही होगा ना, बोलो। यस सर. अच्छा, और नंबर ऑफ मोल 2 है, तो ये हो गया 2 इंटू R इंटू टेम्परेचर एट B 500 300, यही है ना। यस सर. 500. सो 500 माइनस 300 प्लस WBC, सो 400 R हो गया। सो वर्क डन इन B to C इज minus 1200 minus 400 R. So minus 1200 minus 400 into R कितना होता है 8.314. तो 8.31 रहने दो, 314 बाद में देखेंगे, ऐसा हाँ सर। या 314 कर दो, क्या है कितना आएगा बताओ। 2000 3300 के कुछ वैसा आसपास आएगा, 3350 वैसा। नहीं 4000 से ज्यादा आएगा ना ये, हाँ सर, 3325 बराबर है. बराबर है। यस सर। कितना आया। पीछे आंसर -4520 दिया। हाँ दोनों मिला के ऐड करे कितना आया देखो। 4524 हाँ सर वही आया आया है। 4524। समझ आया, हाँ यस सर। सर। जल्दी कॉपी कर लो। 17 के बाद कौन सा था 22, ठीक है तो पहले इसको कॉपी करो, मैं तो क्वेश्चन नंबर 22 देखता हूँ। 22 यस सर।
आगे बढ़े, हाँ सर। लिख लिया सबने? नहीं यस सर। ठीक। An adiabatic vessel, total volume V divided into two equal part by a conducting separator. अच्छा, तो ये adiabatic, ये एक वेसल हो गया, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, और ये सेपरेटर कंडक्टिंग है, मतलब हीट इधर उधर जा सकता है। ठीक है, यस सर। separator is fixed in this position. The part in the left contain 1 mole of ideal gas. तो ये 1 मोल है ऐसे गैस का जिसका इंटरनल एनर्जी दिया हुआ है 3/2 nRT, and right contain 2 मोल of the same gas. अच्छा, यहाँ पर 2 मोल है सेम गैस का, मतलब इसका भी U है 3/2 nRT. प्रेशर ऑन ईच साइड इज P, तो इधर भी P है और इधर भी P है। अच्छा, फर्क कितना है कि इधर 1 मोल है इधर 2 मोल है। फाइन। The system is left for sufficient time so that a steady state is reached. Find the work done by the gas in the left part during the process. The temperature on two sides in the beginning. अच्छा, तो ये वॉल्यूम हो गया इसका V/2 और इसका भी वॉल्यूम हो गया V/2। ठीक है, यस सर। इसको लेफ्ट साइड को 1 कह दो, इसको 2 कह दो। तो देखो इसमें हम लोग देखेंगे तो P into V/2 is equal to number of mole into R into temperature on first side होगा P into V/2 number of mole 2 into R into temperature on second side। ठीक है, यस सर। तो टेम्परेचर ऑन फर्स्ट साइड हो गया PV/2R एंड टेम्परेचर ऑन सेकेंड साइड हो गया PV/4R। तो ये हो गया बी पार्ट का आंसर। यस सर। देखो तो बी पार्ट का यही आंसर है। हाँ सर वही है। बी में पूछा है द टेम्परेचर टू साइड इन द बिगनिंग। अच्छा, ए वर्क डन बाय द गैस, तो वर्क डन बाय द गैस हमेशा 0 होगा क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है ना। हाँ। Since volume of each part is constant, therefore work done is 0। ये ए पार्ट का आंसर हो गया, हो गया। यस सर। सी पार्ट द फाइनल कॉमन टेम्परेचर। ठीक है, तो फाइनल कॉमन टेम्परेचर मान लो T है। लेट फाइनल टेम्परेचर इज T। तो देखो इसका मतलब है कि राइट वाला पार्ट हीट लेफ्ट वाले पार्ट को देगा, तो हीट हाँ लॉस्ट सर। बाय राइट is equal to heat gained by left। यस।
हीट लॉस्ट बाय राइट, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल, है ना, इंटरनल एनर्जी क्या दिया है 3/2 nRT ना, तो ऐसा लिख देंगे 3/2 इंटू 2 इंटू R, राइट साइड का टेम्परेचर T2 माइनस इक्विलिब्रियम टेम्परेचर T, इधर हो जाएगा 3/2 इंटू 1 इंटू R इंटू फाइनल टेम्परेचर T माइनस इनिशियल टेम्परेचर T1, तो 3/2 R कैंसिल हो गया, तो Yes, sir. 2T2 minus 2T is equal to T minus T1. So 3T is 2T2 plus T1. So T is 1/3 of 2T2 plus T1. That is 1/3. 2T2. PV by 4R. तो PV by 2R. सर बट PV/4R और PV/2R में T2 तो छोटा हुआ ना, तो T2 कम है ना। बट नंबर ऑफ ज्यादा है ना, और T1 PV by 2R. उल्टा हो जाए। हाँ तो उल्टा होगा ना, क्योंकि हायर टेम्परेचर से अरे रुक जा, तो कितना हो गया ये PV by 6R। नहीं 3R. 3R। हाँ 3R। ऐसा कुछ है आंसर? हाँ ऐसा ही है। अब बोलो कहाँ कंफ्यूजन है तुम लोगों को? तो राइट वाला चेंबर T2 PV/4 आ रहा है, तो कम वो लेस टेम्परेचर पे ना, तो हायर से लोअर पे हीट जाएगा, राइट। अरे दोस्त, कॉमन सेंस तुम लोग का गायब हो गया फिर। बट राइट साइड में नंबर ऑफ मोल भी ज्यादा है, हाँ सर। तो एनर्जी किसके पास ज्यादा है, राइट के पास या लेफ्ट के पास? हाँ राइट। तो राइट वाला एनर्जी देगा लेफ्ट वाले को। अच्छा ओके। अच्छा बताइए, हम लोग का नॉर्मल सॉलिड वाले हाइट ट्रांसफर की तरह वर्क नहीं करता है। डी पार्ट, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस इन लेफ्ट पार्ट। वो तो मिल जाएगा। तो डेल्टा यू लेफ्ट पार्ट का हो जाएगा 3/2। सर डी पार्ट एक्चुअली हीट गिवन टू द गैस राइट पार्ट। देखेंगे जो भी होगा क्या फर्क पड़ता है, इंटू नंबर ऑफ मोल 1 है, इंटू इसका फाइनल टेम्परेचर हो गया T और इनिशियल था T1। सो 3/2 इंटू 1, T हो गया मेरा PV/3R और T1 था कितना PV/2R शायद ना। तो PV/4R था T2। नहीं लेफ्ट पार्ट का पूछा, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस इन लेफ्ट पार्ट। तो लेफ्ट पार्ट ये हुआ ना, तो लेफ्ट में तो 2R था ना टेम्परेचर, तो ऐसा होगा। तो ये हो गया 3/2 कितना होगा देखो, इंटू PV/6R, ऐसा कुछ। 3 2 का एलसीएम लेंगे तो विथ माइनस साइन, यस सर। सो माइनस PV/4R, ऐसा कुछ है आंसर? माइनस PV/4 है। 4R ही होगा ना, 4 क्या होगा?
अच्छा, NRT, यहाँ भी एक R का टर्म होगा ना, समझे? हाँ हाँ सर। ये एक R का टर्म यहाँ भी होगा, तो माइनस PV/4 होगा, है आंसर। हाँ सर वही। हाँ सर ये तो मतलब हीट गेन नहीं किया है, लॉस किया है, समझ गया ना? या जो भी हाँ सर। इंटरनल एनर्जी नेगेटिव है, मतलब ठीक है। यस सर। यस सर। जल्दी कॉपी कर लो। तो ये हो गया, और भी कोई कुछ बोल रहा था? हाँ सर, कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री में, ठीक है। सर इस चैप्टर में है सर। क्या बोल रहे हो? सर इस चैप्टर में भी डाउट है, मतलब 25th और 29th। पूछा ना मैं कितनी बार, तो पूछ ही रहा हूँ, बोल नहीं रहे हो। कौन सा? 25th और 25th है ही नहीं 29th। सर। इस चैप्टर में कहाँ है 22 क्वेश्चन ही है। सर शायद वो दूसरा चैप्टर है, एक मिनट चेक करता दूसरा ही होगा ना। कैलोरीमेट्री कौन बोल रहा था बेटा? मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 16 और 18। ओके। सो कैलोरीमेट्री में क्वेश्चन नंबर 16 और 18। कैलोरीमेट्री में किसी को कुछ ऐड करना है? नो सर। 17 भी करवा। नहीं। तो चलो कैलोरीमेट्री चालू करते हैं। कैलोरीमेट्री चैप्टर निकालना दो। Sixteen and 18। क्लास में नहीं कराया ये 16? करवाया है बट मुझे तो लगता है करवाया। करवाया सर। तो फिर क्या दिक्कत है? सर बट वो एक्चुअली उस टाइम पे मैं प्रेजेंट नहीं था तो रिकॉर्डिंग से समझा नहीं। हम्म। तुम लोग क्लास में नोट्स लिखते हो कि नहीं? हाँ सर पूरा। हाँ सर पूरा कंप्लीट है। हाँ सर। डाउट हो रहा है मुझे। सर आप देख सकते हो अरे सेंटर। सर अभी हमारा डाउट थोड़ी ना है। क्या? चलो, a ball is dropped from a floor from a height of 2 मीटर, ठीक है। तो 2 मीटर हाइट से एक बॉल को ड्रॉप किया। आफ्टर कोलिजन इट राइजेस अप टू अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर, ठीक है। Assume 40% of mechanical energy lost goes in thermal energy of the ball. Calculate the rising temperature और heat capacity दिया हुआ है। तो 2 मीटर और बाउंस बैक होके 1.5 मीटर ही गया, मतलब लॉस कितने का हुआ? 0.5 मीटर का। सो mg into 2 minus 1.5, that is mg by 2। ये लॉस हुआ। ये लॉस हीट कितना में गया? तो इसका 40%। सो 40% ऑफ mg/2, है ना? यस सर। तो mg/2। 0.2 mg, हाँ है ना? अच्छा, सो ये क्या होगा? ms डेल्टा t is 0.2 mg, है ना?
हो जाएगा सर, क्या हुआ? हो जाएगा क्या बोल रहे हो? सर, हो जाएगा इसके बाद। कैसे हो जाएगा? सर डेल्टा टी पूछा। अरे नहीं रे दोस्त, बट ये हीट कैपेसिटी लिखा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं लिखा है। समझ रहा है कुछ? हाँ। हीट कैपेसिटी का मतलब है m इंटू एस, दोनों की वैल्यू है ये, और इसका मास नहीं दिया है। नहीं सर, नहीं दिया। नहीं सर, नहीं दिया है। मुझे लगता है गलती से, या तो ये तुम लोग बुक में देखो, मेरा तो ये टाइप्ड वाला मटेरियल में हीट कैपेसिटी लिखा है कि स्पेसिफिक हीट लिखा है? हीट हीट कैपेसिटी लिखा कैपेसिटी है लिखा है। तो हमने स्पेसिफिक्स लेके सॉल्व कर दिया फिर हाँ, बट स्पेसिफिक का यूनिट होगा जूल पर केजी केल्विन ना। आंसर हाँ मैच सर। कराना कोई काम नहीं हो तो मैं करा दूंगा, मुझे पता है, तुम लोग को पता भी नहीं चलेगा क्या जूल है, लेकिन ये रॉन्ग है। ऐसा कुछ है आंसर? हाँ जीरो सर, यही पॉइंट है। 0025 केल्विन। हाँ सर, यही है। यही अगर है तो यहाँ पर क्वेश्चन में रॉन्ग है। यहाँ और पर practice check अच्छा हाँ, अच्छा यहाँ पर होना चाहिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉल 800 जूल पर केजी केल्विन, ऐसा होना चाहिए। आया समझ में? हाँ हाँ। सर। So 16 done. 18th. A metal block of density 600 kg per meter cube and mass 1.2 kg is suspended through a spring of a spring constant 200 Newton per meter. The spring block system is dipped in water kept in a vessel. ठीक है, तो कहानी कुछ ऐसी है कि ये एक कंटेनर है, मान लो इसमें पानी भरा हुआ है, और ये एक स्प्रिंग है, और ये एक ब्लॉक है। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के है, और इसमें पानी है। ठीक है, द वाटर हैज मास 260 ग्राम, तो इसमें 260 ग्राम ऑफ वाटर है। The block is at a height 40 centimeter above the bottom of vessel. मतलब ये हाइट दे रखी है 40 सेंटीमीटर। If the support of a spring is broken, what will be the rise in temperature of water? Specific heat capacity of block दिया हुआ है, वाटर दिया हुआ है, वेसल और स्प्रिंग का नेग्लिजिबल है। तो देखो अभी की कहानी क्या होगी, इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो mg नीचे, यस सर। स्प्रिंग फोर्स kx ऊपर, और पानी का बॉइंट फोर्स भी ऊपर लगेगा। yes sir
हाँ सर। So this kx is equal to mg minus buoyant force. हाँ सर। अच्छा, तो मेटल की डेंसिटी है 600, है ना, और वो 6000, और वाटर की तो 1000 होती ही है, तो बुआइंट फोर्स कितना होगा, mg/6 होगा। Yes, sir. अच्छा, तो 5/6 mg ऐसा होगा, है ना। हाँ सर। अच्छा, और मास है 1.2 kg, तो ये हो जाएगा टोटल 1.2 इंटू 10, 12, 12/6 2, 5 इंटू 2, 10 न्यूटन। के है 200 न्यूटन पर मीटर, हाँ सर। so 200x is equal to 10, so x is 10/200, है ना, that is 5 into 10⁻⁻² मीटर के की वैल्यू हो गई। अच्छा, अब लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी कितना होगा, एक तो mgh, है ना। यस सर। अब जब ये टूट कर नीचे गिर जाएगा, जब ये टूट कर नीचे गिर जाएगा तो क्या क्या होगा, एक तो स्प्रिंग का इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हाँ सर, स्प्रिंग का और ये लॉस होगा, ग्रेविटेशनल। और ब्लॉक का पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगा, हाँ है ना। साथ ही साथ ये जो बुआइंट फोर्स है जो कि ऊपर लग रहा है, उसमें वो नीचे आया है, समझ रहे हो, यस तो सर। वो वर्क करना पड़ेगा, तो -mg/6 इंटू h, ऐसे सोचो, mgh क्या है, वर्क डन बाय ग्रेविटी, हाफ के एक्स स्क्वायर क्या है, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, है ना। यस तो वर्क डन बाय बुआइंट फोर्स माइनस mgh/6 होगा। हाँ सर, ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगा। ये होगा वर्क डन बाय बुआइंट फोर्स। तो ऐसे ऐसे समझो, ये जो एनर्जी लॉस होगा वो कहाँ कहाँ जाएगा, तो बुआइंट फोर्स के अगेंस्ट वर्क करने में खर्च होगा, और बाकी हीट होगा, है ना। तो ये टोटल हीट होगा, ऐसा ये जो मैंने लिखा, बोलो। तो 1 - 1/6, 5/6 mgh प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दो, 5/6 mg का हो गया 12, हाइट 40 सेंटीमीटर तो 0.4, हाफ के हो गया 200, और एक्स स्क्वायर हो गया 25 इंटू 10⁻⁻4, तो ये हो गया 4 और 0.25, समझ रहे हो, तो हीट हो गया 4.25 जूल। अब ये हीट क्या होगा, सबका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, so mass of block, specific heat capacity of block into delta T, plus mass of water, specific heat of water into delta T. So 4.25 mass of block 1.2 kg ऐसा है, specific heat of block 250, है ना। यस यस
तो 250 डेल्टा टी ढूंढना है। मास ऑफ वाटर 260 ग्राम मतलब 0.26। हाँ सर। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4200 और डेल्टा टी ढूंढना है। सो डेल्टा टी कॉमन ले लिया तो ये हो गया 25 इंटू 12 प्लस 26 इंटू 42 होगा ऐसा, और इधर 4.25 तो 25 इंटू 12 कितना होगा 300 शायद, बोलो। हाँ सर। और 26 इंटू 42 बताओ। 1092 1092 1092 ऐसा। हाँ सर 10। हाँ सर। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 1392। तो डेल्टा टी हो गया 4.25 अपॉन 1392 है आंसर। हाँ बहुत छोटा है 0.00। हाँ कितना आता है 3 into 10 raised to -3 डिग्री। 0 पॉइंट क्या लिखूं बताओ। 003। 00 और 3 ऐसा हाँ हाँ सर। है आंसर, पीछे देखो तो। है सर। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको कॉपी कर लो। डन सर। सर। हो गया सबका। हाँ सर सेंटर ऑफ मास से पूछूंगा चलेगा क्या? नहीं अभी
तो 16 एक्सट्रीम दोनों हो गया कैलोरीमेट्री का। नेक्स्ट बोलो। सर Next. हीट ट्रांसफर हाँ बोलो। 30 वाला। हीट ट्रांसफर क्वेश्चन नंबर 30 13 13 या 30 13 13 13 और बोलो। मेरा तो वही था 30 वाला। बाकी clear। ठीक है। हीट ट्रांसफर कहाँ गया? सर 50 Sir, 21. हीट ट्रांसफर में यस हाँ सर। ठीक है सब बताता हूँ। हाँ क्या क्या नंबर बोला 13 के बाद? 53 नहीं सुना, फिर से बोलो। 21 sir. 21 और 53 53 ठीक है। चलो 13 सबसे पहले। Figure shows water in the container having 2 millimeter thick walls made up of material thermal conductivity 0.5 watt per meter per degree Celsius. The container is kept in a melting ice bath at 0 degree Celsius. ठीक है। Total surface area of container 0.05. A wheel is clapped inside water and coupled to the block of mass M as shown in the figure. As the block goes down, the wheel rotates. सही बात है। It is found that after some time a steady state is reached in which the block goes down with constant speed 10 centimeter per second and temperature of water remain constant 1 degree Celsius. Find the mass m of the block. Assume that heat flows out of the water only through the walls. ऐसा वैसा ठीक है। Sir, 53 without. रुको पहले इसको खत्म करने दो। तो देखो mg नीचे और ये अगर कांस्टेंट स्पीड v से नीचे आ रहा है तो पावर क्या होता है? फोर्स इनटू वेलोसिटी, हाँ सर। दैट इज mg इनटू v। ऐसा होगा। यस। ये पावर क्या होगा? रेट ऑफ हीट लॉस, हाँ यस। दैट इज dh by dt, dq by dt, h भी नहीं, dq by dt इज mg इंटू v, है ना? यस। और बोल रहा है इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पानी का कितना हो गया? 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया 1 डिग्री सेल्सियस और बाहर आइस बाथ में है तो 0 डिग्री सेल्सियस। तो हीट का फ्लो अंदर से बाहर जा रहा होगा। यस सर। तो हीट के फ्लो का रेट और ये mgv इक्वल होना चाहिए, तभी 1 डिग्री मेंटेन रहेगा। हाँ सर है। सो दिस mgv इज इक्वल टू ka इंटू डेल्टा टी अपॉन थिकनेस। यस सर। अच्छा तो m मालूम नहीं, g 10, स्पीड कितना था कांस्टेंट वाला? 10 10 सेंटीमीटर सेंटीमीटर। पर सेकेंड।
तो 0.10, यस सर। ये कितना है 0.5। टोटल सरफेस एरिया कितना है 0.05 मीटर स्क्वायर। 0.05 मीटर स्क्वायर। टेम्परेचर डिफरेंस 1। यस सर। वॉल का थिकनेस कितना है 2 2 मिलीमीटर। mm। तो 2 मिलीमीटर को लिखेंगे 2 इंटू 10⁻³ हो गया जी ऐसा। सर। हाँ सर। तो ये हो गया m इज इक्वल टू 25 इंटू 10⁻³ अपॉन 2 इंटू 10⁻³ दैट इज 12.5 kg है आंसर। हाँ। आया समझ में। यस सर। जल्दी कॉपी कर लो। हाँ सर।
लिख लिया सबने, आगे बढ़ो। बोलो। 1 मिनट। Done, sir. Hands. ठीक है, तो 13 के बाद 21। The hollow cube has length L, inner radius R1, outer radius R2. तो कहानी कुछ ऐसी है कि ये एक हॉलो क्यूब हॉलो ट्यूब है ना। इसका इनर रेडियस R1 और आउटर रेडियस R2। So inner radius R1, outer radius R2, ऐसा। और इतने दूर में वो मटेरियल है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी के दे रखी है, यही कहानी है ना। Yes, Flat ends are maintained at temperature T1 and T2 greater than T1। तो ये T2 टेम्परेचर पर रखा हुआ है फ्लैट एंड, और ये T1 टेम्परेचर पर रखा हुआ है। तो हीट का फ्लो किधर होगा, इधर होगा, T2 to T1. ऐसे होगा, इस मटेरियल के Yes, अंदर से sir. होगा। और इसका लेंथ बोला है L है। तो ये क्यों नहीं हुआ है, तो सबसे आसान क्वेश्चन है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट dq by dt, फॉर्मूला क्या है, k इंटू a इंटू डेल्टा t अपॉन L। yes, sir. सो k, जिस एरिया से हीट फ्लो हो रहा है वो पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर है, Yes, sir. और ये T2 माइनस T1 अपॉन L है Yes, sir. ना। सो पाई k R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू T2 माइनस T1 अपॉन L, ऐसा कुछ होगा। Yes, sir. कुछ बोल रहे हो। इसमें देखोगे तो हीट का फ्लो इसी क्रॉस सेक्शन से हो रहा है ना, इसी क्रॉस सेक्शन से हो रहा है। हाँ सर, वो बीच से है ना। यस सर। आया समझ में। बी पार्ट में पूछा है इनसाइड ट्यूब और आउटसाइड ट्यूब टेम्परेचर T1 T2 है। बी पार्ट अच्छा है, ए पार्ट तो फालतू क्वेश्चन था, बी पार्ट अच्छा है।
सर एक डिस्टेंस पे एक dx थिकनेस का सिलेंडर लेना पड़ेगा। हाँ सर सिमिलर सब क्लास में किया था। कराया था। हाँ सर। तो तो इसमें इस पोर्शन में मटेरियल है ना। यस सर। यस सर। इसमें अंदर का टेम्परेचर क्या है, T1, और बाहर का टेम्परेचर T2 है। तो हीट का फ्लो ऐसे होगा, हाँ सर। बाहर से अंदर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से x डिस्टेंस पर अगर हम ये dx थिकनेस का सिलेंडर लेते हैं, तो इस dx थिकनेस के सिलेंडर के अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस dt है। सो Yes, sir. dq by dt is equal to minus ka dt by dx, ऐसा। Yes, sir. इसमें जो सरफेस एरिया जिससे हीट फ्लो हो रहा है ये हो जाएगा 2 पाई r, दैट इज x इंटू एल, यस सर और ये हो जाएगा dt by dx, और स्टेडी स्टेट में ये कांस्टेंट हीट करंट h हो जाएगा। सो h इंटू dx अपॉन x इज इक्वल टू माइनस 2 पाई के एल dt। इसको इंटीग्रेट कर दो, R1 to R2. T1 टू T2, और ये R1 टू R2। तो ये क्या हो जाएगा, ln R2 minus R1. h ln of R2 upon R1 is equal to 2 pi k L with minus sign T2 minus T1. Yes, sir. So heat current H is equal to minus 2 pi k L T2 minus T1 upon ln of R2 by R1। माइनस साइन ये बताता है कि हीट बाहर से अंदर आ रहा है, क्योंकि हम x अंदर से बाहर लिए हैं, Yes, sir. है ना। यस सर। तो ये आंसर होगा, और बोलेंगे नेगेटिव साइन शोज दैट हीट इज कमिंग रेडियली इनवर्ड। So negative sign shows that heat is flowing in radially inward direction। ठीक है। जल्दी से कॉपी कर लो।
हो गया? हो गया सर। हो गया? Yes, sir. नेक्स्ट। 21st के बाद 53। ट्रांसफर 53। A metal ball of mass 1 kg is heated by means of a 20-watt heater in a room at 20 degrees Celsius. ठीक है, तो कहानी ऐसी हो गई कि ये मान लो एक मेटल बॉल है। इस मेटल बॉल को कांस्टेंट रेट से हीट मिल रहा है। कितना? तो 20 वॉट के हीटर से, मतलब इसको 20 जूल पर सेकेंड हीट बाहर से मिल रहा है। रूम का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ऑफ बॉल है 50 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट टू द सराउंडिंग व्हेन द बॉल इज एट 50 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, हाँ, तो अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है, अच्छा देखते हैं, देखो। Be assuming Newton's law of cooling, calculate the rate of loss of heat to the surrounding when the ball is at 30 degrees Celsius. Assume the temperature of ball rises uniformly from 10 in 5 minutes. Find the total loss of heat. ठीक है, जो भी है। तो A part, find the rate of heat loss to the surrounding when the ball is at 50 degrees Celsius. तो जब बॉल 50 डिग्री सेल्सियस पर होगा, उस समय वो सराउंडिंग को कुछ हीट देगा और सराउंडिंग से कुछ हीट लेगा, है ना? हाँ सर। अच्छा, लेकिन उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है। ध्यान से समझो इस बात को। उसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि एक्सटर्नल हीट जितना मिल रहा है उतना ही इससे बाहर जा रहा है, तभी तो ये 50 कांस्टेंट रहेगा, हाँ सर, तभी जाके स्टडी कर रहा हूँ, है ना? तो ए पार्ट में जो पूछा है हीट लॉस, ये होगा 20 जूल पर सेकेंड आंसर। कोई दिक्कत ए में? नहीं। नहीं। बी, assuming Newton's law of cooling,
Calculate the rate of heat loss to the surrounding when ball is at 30 डिग्री सेल्सियस। तो रेट ऑफ हीट लॉस क्या होता है? रेट ऑफ हीट लॉस इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सराउंडिंग। यही न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है ना? बोलो। हाँ सर। अच्छा, अब समझना ध्यान से, यहाँ पर दिमाग लगाना है। तो रेट जब 20 जूल पर सेकेंड था तो 20 इज इक्वल टू k इंटू 50 माइनस 30, 50 माइनस 20। रेट ऑफ हीट लॉस 20 जूल है, जब ऑब्जेक्ट का 50 और सराउंडिंग का 20 है तो रेट इज प्रोपोर्शनल, तो यही होगा। अब नया वाला रेट पूछा है कब होगा? जब इसका 30 हो जाता है। यही कहानी है ना? Yes. तो 1 और 2 को डिवाइड कर दोगे तो 20 बाई आर इज इक्वल टू 30 बाई 20 होगा। बोलो। Yes. 30 बाई 10 ना? 30 by 30 बाई 10। तो ये रेट कितना हो जाएगा? 20 by 20 by 3. 20/3 जूल पर सेकेंड। बी का आंसर देखना। तो मैच किया क्या? Yes, sir. अच्छा। सी में क्या है? Assume that the temperature of ball rises uniformly from 20 to 30 in 5 minutes. Find the total heat loss to the surrounding during this period. Assume that the temperature of ball rises uniformly from 20 to 30 in 5 minutes. Okay. अच्छा, ठीक है। यूनिफॉर्मली 20 से 30 गया है, इसका मतलब हो गया कि डी टी बाई डी टी 20 से 30 हो गया है 5 मिनट्स में, मतलब 10 बाई 5 दैट इज 2 डिग्री सेल्सियस पर मिनट। यही रेट ऑफ हीटिंग होगा, आई मीन रेट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर। हाँ सर। सर वो कैसा है पता नहीं चला। 5 मिनट में 20 से 30 हो गया, तो रेट क्या हो गया? टेम्परेचर ऑफ द बॉल राइजेज यूनिफॉर्मली फ्रॉम 20 to 30 in 5 minutes। तो 10 हाँ डिग्री सेल्सियस का इंक्रीमेंट हुआ 5 मिनट्स में, तो रेट क्या हो गया? 2 डिग्री सेल्सियस पर मिनट। हो गया ऐसा? तो फाइंड द टोटल लॉस ऑफ हीट टू द सराउंडिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड। अच्छा, तो इसमें 50-50 का काम नहीं है। अच्छा, मतलब पहले 20 डिग्री सेल्सियस पर ही था, 20 जूल पर सेकेंड हीट दिया, तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होके 20 से 30 हो गया 5 मिनट्स में। यही कहानी है। रुको, इसको अलग से करते हैं, फिर इस क्वेश्चन का अलग से डायग्राम बनाते हैं, नहीं तो गड़बड़ा जाओगे। अब कहानी कुछ ऐसी है कि यही बॉल है, ये बॉल है 20 डिग्री सेल्सियस पर और सराउंडिंग भी है 20 डिग्री सेल्सियस पर। इस बॉल को हीट दे रहा है, तो इस बॉल को हीट दे रहा है 20 जूल पर सेकेंड के हिसाब से, है ना? तो बॉल का टेम्परेचर इंक्रीज होगा,
है ना। तो बॉल का टेम्परेचर 20 से 30 इंक्रीज किया 5 मिनट में, लेकिन जो बॉल का टेम्परेचर होगा वो इस 20 जूल पर सेकेंड के कारण इंक्रीज करेगा। समझ रहे हो, इसी के कारण इंक्रीज करेगा। हाँ सर। अच्छा, बट ये 20 डिग्री सेल्सियस वाला सराउंडिंग के साथ भी तो लेन देन कर रहा होगा, Yes, sir. है ना। तो देखना, समझना जरा सा ध्यान से, इसको टेम्परेचर कौन कौन दे रहा है। तो ये सब दिया है क्या, इसका ब्लैक बॉडी ये सब ऐसा कुछ तो नहीं लिखा है। नहीं। तो मुझे लगता है ये कॉमन सेंस होगा। तो 5 मिनट्स बोला है ना, Yes. तो 5 मिनट्स में टोटल हीट कितना लिया, तो 20 इंटू 5 इंटू 60, 20 जूल पर सेकेंड है, तो 5 मिनट में इतना हुआ, बोलो। यस सर। सो 6000 जूल हीट लिया और इससे टेम्परेचर इंक्रीज किया 10 डिग्री सेल्सियस का, है ना। इससे टेम्परेचर इंक्रीज किया 10 डिग्री सेल्सियस से। तो Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T। रुक जाना, हो सकता है आंसर नहीं मैच करे, क्योंकि उसमें मैं रेडिएशन ले ही नहीं रहा हूँ, और इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि सिग्मा और बाकी वैल्यू तो है ही नहीं। मास कितना दिया है, 1 kg। स्पेसिफिक हीट ढूंढना है, ओके। तो 1 इंटू स्पेसिफिक हीट S और डेल्टा T हुआ 10 का। तो स्पेसिफिक हीट होना चाहिए मेरे हिसाब से 600 जूल पर केजी केल्विन। है क्या आंसर? Sir, 500. कितना है? 500. 500 है ना। क्योंकि इसमें सराउंडिंग को जो दे रहा है वो हम लोग ले नहीं रहे हैं इसके लिए, बट उसके लिए मुझे इसका वो सब लगेगा, एमिसिविटी ये सब लगेगा। चलो देखते हैं, फिर भी करके, हो सकता है कैंसिल वैंसिल हो जाए, नहीं पता मुझे। चलो ऐसा करते हैं, किसी समय एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मान लो इसका टेम्परेचर T है, ठीक है। तो M इंटू S इंटू DT/dt ये मेरा हो जाएगा 20 प्लस सिग्मा A सराउंडिंग का तो कांस्टेंट है, तो सिग्मा इंटू A इंटू एब्जॉर्प्टिव पावर A इंटू 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब 273 प्लस 20 रेज टू 4 माइनस सिग्मा इंटू A इंटू एब्जॉर्प्टिव पावर, ये हो जाएगा 273 T डिग्री सेल्सियस पे मैंने मान लिया, प्लस T⁴। ये समझ आया? ये इक्वेशन समझे या नहीं? ओ भाई साहब, नहीं सर। क्या ही नहीं होगा तुम लोगों ने रेडिएशन का क्वेश्चन इसके लिए। देखो, सराउंडिंग जो 20 पर है वो सराउंडिंग से ये हीट एब्जॉर्ब करेगा। हाँ सर। तो सेकेंड वाला टर्म आपका वही है। हाँ सर। तो एब्जॉर्ब किया, तो ये कहां कहां से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, एक तो सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और दूसरा बाहर के हीटर से।
है ना? यस हाँ सर। ये सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और बाहर के हीटर से। तो सराउंडिंग से जो एब्जॉर्ब कर रहा है वो कर रहा है 20 के रेट से। अरे सराउंडिंग से जो एब्जॉर्ब कर रहा है वो 20 जूल पर सेकेंड के रेट से कर रहा है। हाँ सर। तो वो 20 जो बाहर से एब्जॉर्ब कर रहा है प्लस सराउंडिंग से ये कर रहा है। तो सराउंडिंग से जो हीट एब्जॉर्ब करेगा वो सिग्मा ए टी रेज टू 4 होगा। हाँ सर। अच्छा, और सराउंडिंग को भी हीट देगा। हाँ सर। तो ये खुद अगर टी टेम्परेचर पर है तो सराउंडिंग को हीट देगा वो सिग्मा 8 उसका जो भी टेम्परेचर है टू द पावर 4 से। हाँ सर, तो मतलब फिर उसमें तो एमिसिविटी लगेगा। पहले तो नोट्स पर एब्जॉर्प्टिव पावर और एमिसिविटी सेम होता है हर ऑब्जेक्ट का। हाँ सर। हाँ, वो कर्शॉफ्स लॉ में आपने लिखा है। बट सर इधर तो वैल्यूज दी ही नहीं। हाँ बट वही दिक्कत है कि यहाँ सरफेस एरिया और एब्जॉर्प्टिविटी एमिसिविटी नहीं दिया है। बट आइडियली इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व होना चाहिए, मतलब जिसमें कि कोई दिक्कत नहीं हो। जब गिवन डेटा के हिसाब से देखें अगर तो एक रफ एस्टिमेट लगा सकते हैं। ये आइडियल है, इसमें कोई ये नहीं। रफ एस्टिमेट कैसे लगाएंगे देखना, ध्यान से सुनो, सब चुपचाप सुनेगा। जो रेट ऑफ हीट लॉस था dq बाई dt, इसकी वैल्यू 0 होगी जब टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट इज 20 डिग्री सेल्सियस। हाँ सर। जब ये भी 20 है, सेम टेम्परेचर है, तो कोई हीट लॉस नहीं हो रहा है ना। लॉस की बात करते हैं, लॉस की। हाँ सर। तो ये 0 होगा। अच्छा, ये dq बाई dt लॉस देखोगे अगर तो पार्ट ए में हमने कैलकुलेट किया है, अगर 50 है तो 20 है ना। हाँ सर। और बी में देखा है कि अगर 30 है तो 20/3 है। हाँ सर। तो dq बाई dt लॉस ये 20/3 है एट 30 डिग्री सेल्सियस। एट 30 डिग्री सेल्सियस। और फिर हमने देखा था dq बाई dt लॉस ये 20 है एट पार्ट ए में कितना टेम्परेचर था 50 डिग्री 50 डिग्री 50 डिग्री सेल्सियस। तो ये 3 डेटा तो मेरे पास पहले से है। हाँ सर। तो अगर मैं 20 से 30 के बीच में देखूं, ध्यान से समझना, हमारा तो 20 के 30 के बीच में है। तो हाँ सर। 20 से 30 के बीच में अगर मैं एवरेज लॉस देखूं, एवरेज लॉस का रेट, तो ये कितना होगा 20/6 होगा। हाँ 10 10/3 है ना। समझा कुछ? सर ये कैसे हुआ? कॉमन सेंस गायब है तुम्हारा। 20 पर 0 है, 30 पर 20/3 है, तो इन दोनों का एवरेज क्या होगा, दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2 एवरेज। हाँ सर। तो 0 प्लस 20/3 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 10/3 है ना। तो 5 मिनट में टोटल लॉस ड्यू टू रेडिएशन कितना हुआ, टोटल लॉस इन रेडिएशन कितनी देर में, इन 5 मिनट्स। ये हो गया 10/3। 5 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 300 होंगे। तो ये 1000 जूल हो गया है ना।
Yes, sir. हीटर से हाँ। टोटल गेन कितना हुआ? 6,000. टोटल गेन फ्रॉम हीटर इन 5 मिनट्स। तो हीटर का रेट है 20 इंटू 300, दैट इज 6000 जूल। Yes. तो 6000 गेन किया और 1000 लॉस किया, तो टोटल हीट एब्जॉर्ब कितना हुआ? 500 जूल, 5000 जूल। हाँ सर। समझे कुछ? Yes, sir. सो टोटल हीट एब्जॉर्ब्ड ये हो गया 5000 जूल। अब टोटल हीट एब्जॉर्ब क्यू क्या होगा? ms डेल्टा टी होगा। सो 5000 मास कितना है? 1 kg शायद। हाँ स्पेसिफिक हीट ढूंढना है और डेल्टा टी 20 से 30 हुआ, दैट इज 10। हाँ तो स्पेसिफिक हीट 500 जूल पर केजी केल्विन ये होगा गिवन डेटा के हिसाब से। अदरवाइज एक्चुअल लॉस वो था जो निकाला था हमने, बट उसके लिए सरफेस एरिया, स्टीफेंस कांस्टेंट, वो सारी चीजें नहीं है। और वो सर, पर एक इंटीग्रेशन। डाउट है उसमें। हाँ बोलो बोलो। सर, हमने जो निकाला वो एवरेज लॉस ऑफ जो हीट था वो 10/3 था, बट वो टोटल लॉस है ना सर। तो टोटल लॉस तो 20/3 ही होगा। 20/3 लॉस नहीं, लॉस का रेट है। नहीं नहीं सर, बट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो टोटल लॉस मिलेगा ना। देखिए सर, मतलब 20 से 30 में 0 + 20/3 कर देंगे टोटल लॉस अगर करना है तो। 20 डिग्री सेल्सियस पर था तो और लॉस 30 पर गया। सुनना, 20 डिग्री सेल्सियस पर था तो लॉस का रेट 0 था। हाँ सर। और वो लॉस का रेट इंक्रीज होते होते 20/3 तक पहुंचा। हाँ सर। तो इस पूरे प्रोसेस में एवरेज किस रेट से एनर्जी लॉस हो रही है? 10/3। 10/3 से। कितनी देर तक हो रही है? 5 मिनट तक। 5 मिनट। तो क्या दिक्कत है बताओ? सर वही, वो जो नीचे आपने टोटल लॉस किया ना, टोटल लॉस का जो था, तो टोटल लॉस। टोटल लॉस 5 मिनट में कितना हुआ? 10/3 जूल पर सेकेंड रेट ऑफ लॉस है और 5 मिनट में 300 सेकेंड। तो टोटल लॉस 5 मिनट में कितना हुआ? हाँ सर, हाँ हाँ, समझा सर। समझा? हाँ सर, समझ गया सर। देख लो, ये अच्छा क्वेश्चन था 53। इसके बाद कौन सा है? कोई तो और कुछ इसमें ऐड करना चाह रहा था? सर 54 वाला। अच्छा, इसमें जिसको जिसको ऐड करना है बताते चलो, मैं लिख देता हूँ। एक 54 सुना मैं, और भी कोई कुछ बोल रहा था। नहीं, एक ही और ऐड करना है। हाँ सर। ठीक है, तो ये कॉपी कर लो, फिर 54 करते हैं।
हो गया। Yes, sir. आगे बढ़े। आगे बढ़े। हो गया होगा सबका। नेक्स्ट है हाँ 54. A metal block of heat capacity 80 joule per degree Celsius placed in a room at 20 degrees Celsius is heated electrically. Same story. ये एक मेटल ब्लॉक है। इस मेटल ब्लॉक को एक हीटर से हीट कर रहे हैं। इसकी खुद की हीट कैपेसिटी है 80 जूल पर डिग्री सेल्सियस। ये इसकी हीट कैपेसिटी कैपिटल एस। रूम टेम्परेचर रूम है 20 डिग्री सेल्सियस पर। द हीटर इज स्विच्ड ऑफ व्हेन टेम्परेचर रीचेज टू 30 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, तो इनिशियली ये भी 20 डिग्री सेल्सियस पर होगा। सो 20 से 30 हुआ तो हीटर को बंद कर दिया। The temperature of the block rises at the rate of 2 degrees Celsius per second just after heater is switched on and falls at the rate of 0.2 degrees Celsius per second just after heater is switched off. Fine. Assume Newton's law of cooling to hold. Find the power of heater. ठीक है, तो power of heater मान लो P है ना। देखना ध्यान से, सेम सिमिलर जैसा। रेट ऑफ हीट लॉस ये हो जाएगा मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू dt बाई dt। तो मास इंटू स्पेसिफिक हीट मिला के 80 है, तो जूल पर डिग्री सेल्सियस इंटू dt बाई dt। अच्छा, अब आओ, तो जब 20 डिग्री सेल्सियस पर है, कहां चला गया, आ गया। जब 20 डिग्री सेल्सियस पर है तो 2 डिग्री पर सेकेंड से 2 डिग्री पर सेकेंड से राइज करता है। ठीक है, तो देखना ऐसे करते हैं, dq बाई dt लॉस एट 20 डिग्री सेल्सियस, ये तो 0 होगा ना। सराउंडिंग और ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जब इक्वल है तो लॉस 0 होगा। हाँ सर। yes sir. मतलब पावर ऑफ हीटर जो होगा ये हो जाएगा मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू रेट ऑफ हीट ऑफ टेम्परेचर एट 20 डिग्री सेल्सियस। होगा ऐसा। दैट इज 80, क्योंकि 20 डिग्री सेल्सियस पर लॉस कुछ भी नहीं है, जो है वो गेन है। तो गेन कहां से है, हीटर से है। हाँ सर। तो 20 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर राइज का रेट 2 है, तो 80 इंटू 2, तो ये हो गया 160 वॉट का हीटर। ए का आंसर आ गया। हाँ सर। ए का ऐसा आंसर है। हाँ सर। अच्छा, बी, फाइंड द पावर रेडिएटेड बाय द ब्लॉक जस्ट आफ्टर हीटर इज स्विच्ड ऑफ। तो देखो dq बाई dt लॉस एट 30 डिग्री सेल्सियस, ये कितना है, तो
80 इंटू 0.2 है, क्योंकि 30 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर 0.2 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। हाँ सर। तो ये हो गया 80 इंटू 0.2 मतलब 16 जूल पर सेकेंड होगा ऐसा। हाँ सर। अच्छा, तो हम ऐसा कह सकते हैं, और हीटर बंद हो चुका है 30 डिग्री सेल्सियस पर। हाँ सर। हीटर स्विच ऑफ हो चुका है 30 डिग्री सेल्सियस पर। तो निकालना क्या है? हाँ सर, वही का आंसर। तो पावर रेडिएटेड बाय द ब्लॉक, यही आंसर होगा 16 हाँ सर, यही। 16 जूल पर सेकेंड। ये बी का आंसर हो गया। सी पार्ट में क्या है? फाइंड द पावर रेडिएटेड बाय द ब्लॉक व्हेन टेम्परेचर ऑफ ब्लॉक इज 25, मतलब इसके बीच में है ना। हाँ सर। तो इसके बीच में dq बाई dt लॉस का जो रेट होगा वो इन दोनों का एवरेज होगा 0 प्लस 16 का, हाँ सर। दैट इज 8 जूल पर सेकेंड, है ना। तो हाँ 8 सर। जूल पर सेकेंड इसका लॉस हुआ। फाइंड द पावर रेट बाय द ब्लॉक। हाँ, तो 8 जूल पर सेकेंड सी आंसर है। हाँ सर, वही आंसर। डी। सर प्रॉब्लम डी में आया सर। Assuming that power rated 25 represent the average value of heating process, find the time for which heater was kept on. Assuming that power radiated at 25 degrees Celsius represent the average value of heating process. अच्छा, तो अब कहता है कि रेट लॉस इतना ही है 8 जूल पर सेकेंड। अब इसका कहता है कि रेट लॉस कांस्टेंट है पूरे प्रोसेस में, रेट ऑफ लॉस कांस्टेंट है विच इज 8 जूल पर सेकेंड। तो कितनी देर में टेम्परेचर इसका 20 से 30 हो गया, यही पूछ रहा है हाँ सर। ना। तो नेट रेट ऑफ हीट गेन तो 16 है हीटर का, और 8 लॉस है। हीटर का 16 आया था ना, नहीं 160 आया था, 160। तो हीटर का आया था 160, तो 160 माइनस 8 दैट इज 152 जूल पर सेकेंड। ये नेट रेट ऑफ हीट गेन है। तो टी टाइम में कितना हीट गेन करेगा? 152 इंटू टी, दिस इज इक्वल टू ms डेल्टा टी। तो ms 80 हो गया, और डेल्टा टी 20 से 30 हुआ 10, है ना। हाँ सर। 20 से 30, तो ये 20 से 30 होने में कितना टाइम लगा, यही पूछा है। तो 800 अपॉन 152 सेकेंड्स कितना होता है देखो। हाँ सर, 5.2 करके कुछ आ रहा है। 5.2। 5.26। हाँ सर, 5.26। तो 5.26 सेकेंड्स आंसर। समझा कुछ? हाँ सर। ये भी बढ़िया क्वेश्चन था, लास्ट का दोनों। ठीक है, चलो इसको कॉपी कर लो। आज के लिए इतना ही, सर में मिलेंगे। सर बोलो बोलो। सर, वो जो 55 वाला जो क्वेश्चन है ना, उसके बी वाले पार्ट में मुझे लग रहा है सर आंसर का कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सही है आंसर। सर पर फिर कुछ तो। कोई कुछ नहीं, दोबारा कोशिश करो। सर वो 55 का बी वाला मैंने 2 अलग मेथड से ट्राई किया, बट वो नहीं आ रहा। ट्राई करो, मेरे बताने से 1 मिनट में लिख लोगे थोड़ी ना सीखोगे, 10 बार ट्राई करो। फिर भी नहीं हो, रो गा के थक जाओ, तब देखेंगे।
हाँ सर कुछ बोल रहे हो? हाँ सर वो इसमें मिस्टेक मिल गया सर। मिल गया ना? सर सब्ट्रैक्शन का मिस्टेक सर। बताओ, इसको मिस्टेक नहीं कहते हैं, इसको ब्लंडर कहते हैं। सॉरी सर। चलो बाय। बाय सर। नेक्स्ट लेक्चर भी लेंगे ना डाउट्स, सर क्या? पूरा अच्छे भी अटेम्प्ट नहीं हुआ था। नहीं नहीं, ऐसे तुम लोगों के स्पीड से चलता रहो तो हो गया। नेक्स्ट क्लास ठीक में है। नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर। बाकी डाउट्स फिजिकल लेक्चर में, डाउट सेशन में पूछा करो, जहाँ जहाँ सर मिलते हैं।